तो मुझे 2-3 बातें दिखाई पड़ती है, उसको मैं जरूर जिक्र करूंगा उसका। एक तो ये जो स्ट्रीट वायलेंस था वो समाप्त हो गया जी। बड़ी उपलब्धि में मानता हूं इसे। आम आदमी अपनी मर्जी से जी सकता है। लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, अधिसंख्य लोग। जी। बदनकाल जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान या कुछ इनके चट्टे बट्टे 150 दिन 200 दिन बंद के हुआ करते थे, वो समाप्त हो गया। अब स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, ये सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि सूर्यास्त हो उसके पहले ही घर चला जाए। अब आइसक्रीम खाते हुए बच्चे, पोलो व्यू मार्केट में सामान खरीदते हुए नौजवान, झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए बच्चे आपको देर रात तक दिखते हैं। ये बड़ा बदलाव है पिछले 4 सालों का। जो दूसरी बात मैं उसमें कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से इसके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब आदमी को थी। जी। जो धनाढ्य लोग हैं या मैं कहूं रसूखदार लोग हैं, वो तो उस जमाने में भी लोगों को मैनेज करके अपना काम कर देते हैं। लेकिन परेशानी थी टैक्सी वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को, शिकारा वाले को, हाउस बोट वाले को, खोमचा वाले को, रेहड़ी वाले को, छोटे होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को। अब अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट जो आया पिछले 2 सालों में जी, तो इनको लग रहा है कि नहीं अब रियल जम्मू कश्मीर यही है। और 5 अगस्त 2019 के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक दूसरा पक्ष भी उसका आप देख सकते हैं। सामान्य रूप से हमारे देश में क्या माना जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जाएगा नहीं जाएगा, बंद कॉल हो तब तो उसे अच्छा माना है। तो डेवलपमेंट वर्क भी सफर करता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। मुझे लगता है कि 4 वर्षों में ऐसा बदलाव हुआ है कि जहां 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे वहां 90,000 पूरे हो रहे हैं। रफ्तार हमारी 10 गुनी बढ़ गई। काफ़ी चीज़ों का उल्लेख अभी बाकी है। कुछ जो मेन पॉइंट्स आपने कहे बहुत इंपॉर्टेंट कहे, जैसा आपने कहा बदलाव हुआ है, लोगों को चेंज हुआ है। कुछ चीज़ हमने ये भी देखा कि 35 साल बाद लाल चौक से ताज़िया निकला, अभी हाल फिलहाल आप भी उसमें शरीक हुए थे। तो इसको आप अचीवमेंट मानेंगे या फिर इसे अपीजमेंट कहेंगे? नहीं, एक कोशिश हम सबकी है कि जम्मू कश्मीर में जिस भी समूह या जिस भी विश्वास के लोग रहते हैं उनकी भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का भी आदर हो। 34 साल से ज्यादा हो गया था। एक बड़ी आबादी सिया भाइयों यहाँ है और किन्हीं कारणों से 8वें दिन का जुलूस और 10वें दिन का जुलूस उनका प्रतिबंधित हो गया था 90 से। पिछले साल मैं असेस कर रहा था, मैंने बताया कि तीसरा साल है जी। तो आते ही तो मैं कोई फैसला नहीं ले सकता था। पिछले साल मैंने असेस किया, मुझे लगा कि नहीं इनकी बात वाजिब है, मैंने समझने की कोशिश की और इस बार हमने फैसला किया प्रशासन के अपने साथियों के साथ। और उन रिलीजियस लीडर से भी मैं लगातार संपर्क में था, उन्होंने भी काफी सहयोग किया। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसमें सहयोग किया और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा संदेश गया है। और केवल मुहर्रम नहीं, मैंने जब ईद मनाई जा रही थी तब भी मैं हजरत बल जाकर के यहाँ के इंतजामात देख रहा था। श्री अमरनाथ जी की यात्रा है तो यात्रा भी अच्छे ढंग से हो, इसके लिए बेस कैंप से लेकर के और हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बाबा के भक्त अभी तक दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है और जो फीडबैक भक्त दे रहे हैं वो काफी अच्छा दे रहे हैं। 95-96% से ज्यादा सेटिस्फैक्टरी यात्रा की सुविधाओं को लेकर के उनका फीडबैक है। तो हर तरह के आयोजनों में प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि
चाहे वो मचैल माता यात्रा हो रही हो, चाहे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हो रही हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, किसी भी धर्म का आयोजन है, चाहे सिखों का त्योहार, उसमें भी मैं गया था। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की और खासतौर से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हमें बनाए रखना है। यही भाईचारा मुझे लगता है कि कहीं मिसिंग था, जो अब कायम हो रहा है। पर मैं बस ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लैंडमार्क वो विजुअल्स थे, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि ये होगा, और कहीं ना कहीं एक धारणा थी कि मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसको एंकरेज नहीं करेंगे। पर जब आप उनके साथ गए और मुझे पता लगा कि 6 से 8 2 घंटे का आपने टाइम दिया था, लेकिन वो 6 घंटे तक खिंच गया था, 12 बजे तक आपने उनको परमिशन दी। आपको कैसा लगा? क्या वहाँ पर आपको क्या फीडबैक, कैसा लगा लोगों के बीच वहाँ उस भीड़ में जा कर के और उनके साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा। और भीड़ में लोग, एक तो वो समय ऐसा होता है कि बड़े ही गमगीन होते हैं वो जी। बावजूद इसके मैंने कई लोगों को पानी भी पिलाया, फ्रूट जूस भी पिलाया, तो उनके चेहरे के भाव से मैं समझ सकता हूं कि आत्मिक संतोष का भाव उस पूरी भीड़ में था। नहीं तो लाखों की भीड़ में कल्पना करिए कि पहुंचना और एकदम पूरी तरह से शांतिपूर्वक सब कुछ हो, तो ये तो देश और दुनिया को संदेश देता है कि नहीं, यहाँ चीजें पूरी तरह बदल गई हैं, काफ़ी कुछ बदल गया है। 4 साल एब्रोगेशन के हो गए हैं, 3 साल आपके कार्यकाल के हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के आप चुनाव के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि सीधा सवाल थोड़ा मुझे जी, यहाँ चुनाव जरूर होंगे। गृहमंत्री जी ने देश की संसद को और संसद के माध्यम से देश और जम्मू कश्मीर को यह भरोसा दिया था और बहुत स्पष्टता के साथ कहा था, डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। आपको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 7 असेंबली की सीटें बढ़ी थी। उनकी बाउंड्री क्या होगी, बिना इसके तो चुनाव नहीं हो सकता था। डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत शिद्दत के साथ, कई बार उनका दौरा हुआ, डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिले वो, और उस काम को उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो इलेक्टोरल रोल था वो पुराना था। बीच में पिछले 3-4 सालों में जो नौजवान मतदाता बने, बिना उनको मतदाता सूची में शामिल किए हुए तो चुनाव नहीं हो, उस काम को भी अब खत्म कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको कॉल लेना है कि कब चुनाव कराएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव आयोग कहेगा हम चुनाव जरूर करेंगे। तो आप तैयार हैं चुनाव के लिए, चाहे वो लोकसभा 2024 से पहले भी अगर इसका डिसीजन होता है? मैंने कहा कि ये कॉल इलेक्शन कमीशन को लेना है। जब भारत का निर्वाचन आयोग कहेगा चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। और अभी यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज की मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हमने शुरू करा दिया है और हम कोशिश करेंगे कि इनके चुनाव भी हो। पर इसमें भी एक कंसर्न ये है एलजी साहब कि बहुत सारे जो एक्स मिलिटेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो शायद अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जुड़ने की कोशिश करें, इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए घुस के फिर से नैरेटिव घुमाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की कवायद है, यहाँ पर कोशिश है कि सॉफ्ट सेपरेटिज्म को फिर से जगह देने की कोशिश करें। ये कंसर्न है आपके लिए, आपको लगता है? ये कोशिशें हर प्रकार से होती रही हैं, आगे भी होंगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चुनौती आएगी उस चुनौती को कैसे निपटा जाएगा उसका तरीका बनाया जाएगा। लेकिन अब भारत के संविधान में अगर किसी को अधिकार मिला हुआ है तो उस अधिकार को तो हम नहीं छीन सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ की आवाम भी ऐसे चेहरों को पहचान चुकी है, उसको वास्तव में अब लग रहा है कि विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। और मैं बार बार एक बात कहता था कि अगर पीस नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि अब यहाँ के लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि डेवलपमेंट तभी होगा जब पीस रहेगी। ऐसी चुनौती आएगी तो देखा जाएगा। जनता को मैं समझता हूं कि जनता भी बहुत सारी चीजों को समझती है।
और भारत का मतदाता भले उतना पढ़ा लिखा नहीं रहा है, लेकिन जब भी लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी आई है तो उसने फैसला बहुत ही माकूल किया है। यहाँ के लोग भी वैसा ही फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव के माहौल को लेकर के फिर से स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, इसको वापस हवा देने की कोशिश। वो आप निश्चिंत रहिए, वो कोई हवा दे ये संभव नहीं है, यहाँ ये नहीं होने दी जाएगी। एक और विषय ये है कि आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका देश के प्रति रुझान कम और अलगाव के प्रति रुझान ज़्यादा है, या दुश्मन के प्रति रुझान ज़्यादा है। ऐसे लोगों को क्या आपने सिस्टम से क्लीन अप करने की कोशिश की है? क्या इसकी वजह से आपको तकलीफें झेलनी पड़ी? देखिए, एक मिली लीगेसी में मिली हुई व्यवस्था हमको मिली है, उस व्यवस्था में बेहतर काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। विरासत में मिली हुई चीज़ों को कैसे ठीक करना है, इसी के कारण 50 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मुझे लगता है कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। एक फाइन लाइन है, फाइन लाइन के अंदर जो है वो तो ठीक है, उसके बाहर कोई हो उसके साथ मैं नहीं समझता हूँ कि समझौता किया जा सकता है। और ये 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ जम्मू कश्मीर पहुँचा है, अब ये पीछे जाए ये तो संभव नहीं है। इसलिए अगर अवरोध आएंगे, अंदर भी अगर कुछ लोग हैं जो इसमें दिक्कत पैदा करेंगे, तो कानून और संविधान जो इजाजत देगा उसके अनुसार उनके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। देखिए, एक किस्सा मुझे हाल फिलहाल में जो बहुत बड़ा किस्सा था, 2009 का जो एक इंसिडेंट था जिसमें 2 डॉक्टर्स को फिर सैक किया गया था उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए। मुझे याद है वो नैरेटिव कहाँ से कहाँ गया था। 6 महीने तक यहाँ पर त्राहिमाम हुआ था, करोड़ों हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। कहीं ना कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है क्या? देखिए, उस पूरी घटना को आप जानते हैं, 2 लड़कियां यहाँ बरामद हुई थी, उनकी डेड बॉडी, और उस समय एक फॉल्स नैरेटिव चलाया गया कि इनके साथ रेप हुआ है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो भी फर्जी लगाई गई, पूरी वैली जल गई थी, बहुत दिन तक बंद रहा, अनेकों लोग घायल हुए, अनेक लोगों की जान गई, प्रॉपर्टी का नुकसान अलग हुआ। पूरे देश में इसकी चर्चा रही। बाद में सीबीआई ने जांच किया इसकी, और दोबारा एम्स की एक्सपर्ट टीम ने पोस्टमार्टम किया, तो ये पूरे तथ्य गलत पाए गए, ये फैब्रिकेटेड थे, रेप हुआ ही नहीं था। और उसमें कुछ वकील और 6 डॉक्टर इन्वॉल्व थे। उस कानूनी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से हम लोग वॉच कर रहे हैं। 3 डॉक्टर रिटायर हो गए, 1 डॉक्टर विदेश चले गए, 2 थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, और अभी इसमें सीआरपीसी और आईपीसी में कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इसमें ऐसे लोगों को डॉक्टर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं, उनकी डिग्री वापस लेनी चाहिए। तो ये जो कार्रवाई है अभी इसमें बाकी है, और इसमें ये कार्रवाई भी आगे हो, इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। और ये ऐसे नहीं, ऐसे अनेक कई मामले हैं जो जांच के जद में है, और जैसे जैसे सबूत और पुख्ता तथ्य उस मामले में आते जाएंगे, कार्रवाई होगी। क्योंकि एक क्रिटिसिज्म जो आता है वो ये है कि अगर दोष पॉलिटिकल लीडरशिप को दिया गया, जिस तरीके का यहाँ पर पहले पॉलिटिकल लीडरशिप था, या जिस तरीके के पेट्रनेज दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा, और ऐसे इंस्टेंसेस के सूत्र और तथ्य जाकर अगर लीडरशिप से जुड़ते तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं की। बात मैं बताता हूँ कि जांच की जद में जो आएगा, जांच जहां तक पहुंचेगी, कानून की कार्रवाई वहां तक होगी। ये 370 के एब्रोगेशन को वापस लिया जाए, ये कोर्ट के अधीन तो है ही, सुप्रीम कोर्ट इसे सुन रहा है, पर इसको लेकर यहाँ ग्राउंड पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है उसको यहाँ? मेरे लिए मुश्किल है कहना, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी बात की सुनवाई कर रहा है, तो मुझे लगता है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतनी समझ होनी चाहिए
कि उसके पक्ष में या उसके खिलाफ माहौल बनाना ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है। तो किसी को नहीं करना चाहिए जी। जो हैं वो भी और जो कभी रहे हैं वो भी। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उनकी नादानी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि 370 को एब्रोगेट करना क्या एक लीगल स्टेप था या नहीं, उसके बाद 4 साल में क्या हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो हमारे इसके अंदर नहीं है। बट उसी को लेकर के कि ये 4 साल में जो हुआ है वो गलत हुआ है, एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नैरेटिव वो चुनाव में भी अगर जब होंगे तब देखने मिलेगा। तो आपको लगता है उसकी वजह से जितना मेहनत किया है या माहौल बना है वो मुझे लगता है कि वो जनता ही जवाब देगी। मैंने कुछ तथ्य तो आपको पहले ही बताए हमने। अब मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करूं, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। मैंने अब काम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे तय करते हैं कि हमारी पंचायत में ये काम होंगे। और पंचायतों वास्तव में आप देखेंगे तो यहाँ तो पंचायती राज सिस्टम कभी था ही नहीं। जब 73rd 74th अमेंडमेंट देश में लागू हुआ तो उसके कई साल बाद यहाँ फैसला हुआ कि यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। फैसला लेने के बाद 7 साल कानून ही नहीं बना, तो लंबे समय बाद एक बार चुनाव हुआ और 2.5 साल बाद फिर भंग कर दिया गया। तो जनता को पहली बार वास्तव में ये ताकत मिली है और जनता समझ रही है कि पंच सरपंच का काम क्या है, डीडीसी मेंबर का काम क्या है, या मेयर और कारपोरेटर्स का काम क्या है। और ढेर सारा पैसा पंचायतों में जा रहा है। एक एक पंचायत में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। और जनता जो चाह रही वो काम हो रहा है। मैंने जैसा पहले बताया आपको कि एक तो ट्रांसपेरेंसी, अब कोई हिसाब ही यहाँ नहीं होता था। अब जितने भी काम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ई टेंडरिंग, फोटोग्राफी और जियो टैगिंग, जब तक नहीं होगी ट्रेजरी बिल नहीं हिलेगी। आपके गांव में कौन सा काम, और अपने मोबाइल पर आप देख लीजिए कि ये सड़क है 15 लाख में बनेगी, इस तारीख को टेंडर हुआ है और इस दिन शुरू हुआ है। आप खुद देख लीजिए, आप कंप्लेन कर सकते हैं। और हम तो 450 सर्विसेज ऑनलाइन कर दिए हैं। ये वो जम्मू कश्मीर है कि जिस साल मैं आया था तो अगस्त में अक्टूबर में 217 ट्रकों में फाइल लद करके यहाँ से जम्मू जा रही थी। वो जम्मू कश्मीर आज यूटी श्रेणी में ई गवर्नेंस में नंबर 1 है। 450 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। और यही नहीं, जनता को अधिकार ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए उसमें एक और काम कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सर्विसेज हैं उसमें 70 से ज्यादा हमने ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया है कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तहसीलदार को 15 दिन में देना है, वो नहीं देगा तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके वो चले जाएगा उसके ऊपर के अफसर के पास, तब उस पर पेनाल्टी लग सकती है। तो हम तो यहां तक जा रहे हैं जो जहां देश के किसी हिस्से में इस तरह की पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सुविधाएं नहीं है। तो दिल से हम चाहते हैं कि पब्लिक को कोई कठिनाई ना हो। लैंड रिफॉर्म्स का जो काम हुआ है, अब वो 200-250 लोग जो लैंड रिकॉर्ड पढ़ते थे वो कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लैंड रिकॉर्ड 98% लोगों को बांट दिए गए। हमारे यहाँ किस्सा है, कभी कभी हंसी में लोग कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण को डिजिटाइड लैंड रिकॉर्ड मिले होते तो महाभारत कहाँ होता, 5 ही गांव का मामला था। तो यहाँ तो रोज महाभारत इसी के लिए हो रहा था। तो इसको खत्म किया है। डेवलपमेंटल वर्क जिस तरह से उन्हें 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, निफ्ट, ये सब इंस्टीट्यूशन भारत सरकार ने दिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 60 लाख नौजवानों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया है। PMDP, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान में जो फंड हमें मिला, आज लगभग हर जिले में बढ़िया स्टेडियम, आउटडोर और इंडोर स्टेडियम, यहाँ श्रीनगर और जम्मू में तो इंटरनेशनल मैच हम करा सकते हैं, ऐसे स्टेडियम सुविधाएं बनाई। हर पंचायत में प्ले फील्ड बना दी गई। वही पंचायत छोटी होगी जहाँ की जमीन नहीं है तो उसको भी बगल में दे रहे हैं। तो इस तरह कहने एक काम, यूथ क्लब जो बनाए हमने, वो यूथ क्लब भी सरकार और जनता के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। मिशन यूथ एक नया डिपार्टमेंट ही हम लोगों ने बना दिया।
जो यूथ इंगेजमेंट में खासतौर से इनको एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और अच्छा काम हुआ। बैक टू विलेज 4 में हमने एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए एक दिन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हमारी आज मुझे लगता है कि 7 लाख से ज्यादा बहनें जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान दे रही हैं। और एक बड़ा काम मैं भूल जाऊंगा, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने देश के कृषि विशेषज्ञों के साथ और अपने दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और टीचर्स के साथ, एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मिलकर के बनाया है। और मैं आश्वस्त हूं, एक तो 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा आने वाले 5 साल में, इसमें 1 साल हमारा पूरा हो जाएगा मार्च में जी, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। और उसमें 29 इंटरवेंशन जो प्रपोज किए हैं इन विशेषज्ञों ने, उससे जम्मू कश्मीर के 13 लाख परिवार जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर जिनका जीवन आश्रित है, उनमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 2,62,000 जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। कई चीजें हैं, जैसे फॉडर की कमी है, हम कैसे दूर कर पाएंगे। 1100 करोड़ रुपए का मीट हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। अब मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो हमारे हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, इनको 2.5 गुना 3 गुना 2/3 एप्पल हमारे यहाँ होता है, लेकिन अभी हमारे पास गुंजाइश है इसे 2.5 गुना 3 गुना ले जाने की। पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन केवल एप्पल का होता था, अब हमने 13 चीजों को अलाउ कर दिया है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, टूरिज्म, इंडस्ट्री 75-80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और 30,000-28,000 करोड़ के तो काम जमीन पर दिख रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो गए, कुछ हो रहे हैं। अब ईमार ग्रुप भी यहाँ मॉल बना रहा है, टी टावर बना रहा है। तो एक कोशिश है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बनाने की, जहाँ सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम न्यूज़ 18 की तरफ से ग्राउंड पर एक सर्वे करें कि जम्मू कश्मीर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलते रहना चाहिए और या फिर असेंबली चुनाव कराने चाहिए, तो फिर फैसला आपके पक्ष में तो नहीं आए? मैं आपका आभार मानूंगा अगर इस तरह का एक सर्वे कर लें आप और सीक्रेट वोटिंग करा लें, और फिर उसका रिजल्ट अगर बताएंगे आप, तो मुझे भी अपने बारे में रिव्यू करने का एक मौका मिलेगा कि और हमें सुधार करने की कहाँ गुंजाइश। वैसे हम रैपिड असेसमेंट सिस्टम रखे हुए अपनी सर्विसेज के बारे में, और 90% के आसपास अप्रूवल मैंने रेटिंग है मेरी प्रशासन की। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको जरूर करिए, ताकि हम लोगों को भी जो समय है उसमें अपने में क्या सुधार किया जाए, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, जनता की अच्छे ढंग से सेवा की जा सके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। क्योंकि ग्राउंड पर लोगों की क्या मंशा है और फिर पॉलिटिकली नैरेटिव क्या है, मीडिया का माहौल क्या है, दोनों में क्या अंतर है, या तो ये जरूर आपको कराना चाहिए। इस टास्क को हमने नोट किया, हम इसको करेंगे जरूर। पर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था कि 2 एस्पेक्ट्स, टेररिज्म और टूरिज्म। टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, एफटीज थोड़ा ज़्यादा हैं, और थिएटर ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं थोड़ा श्रीनगर और वैली से शिफ्ट होकर जम्मू की तरफ ही जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये ठीक है, कोशिश एनिवर्सरी कर रहा है, करेगा भी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस है, चौकन्नी है। पीछे कश्मीर वैली को लेकर के चिंताएं ज्यादा थी, स्वाभाविक रूप से यहाँ हमारा दबाव ज्यादा था। उनको लगा कि शायद जम्मू रीजन से हम लोग निश्चिंत हैं, कुछ घटना करने में सफल हो गए, लेकिन अब वहाँ की भी सिक्योरिटी ग्रिड हमारी पूरी तरह से चाक चौबंद है, और अभी परिणाम भी आपको दिखने लगे हैं जी, क्योंकि कुछ फॉरेन टेररिस्ट वहाँ एलिमिनेट किए गए। फोर्सेस का आपस में तालमेल बहुत बेहतर है, चाहे आर्मी हो या सीएपीएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ जहाँ नौजवान, यहाँ का स्थानीय, वो 30-35 साल के हालात को तौबा कर चुका है, वो समझ रहा है कि कुछ लोग हैं जो इनको आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, उनका अपना निहित स्वार्थ है। इन तत्वों को मुंह की खानी ही पड़ेगी, इसके लिए हर प्रयास हो रहा है और होगा भी। एफटीज की संख्या बड़ी है, ये सच है,
पिछले साल हाईएस्ट नंबर ऑफ एबटीज जो है वो एलिमिनेट किए गए थे जी। अब एक संदेश ये भी निकलता है कि एफटीज की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब लोकल रिक्रूटमेंट घटा है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि स्थानीय लोगों का विश्वास अब प्रशासन पर ज़्यादा बढ़ रहा है, सरकार पर ज़्यादा बढ़ रहा है। ये चुनौतियां समय समय पर बदलती हैं, इसकी डायनेमिक्स बदलती है और उसी हिसाब से सुरक्षा की रणनीति भी हम बदलते हैं। और यह सच है कि परमानेंट पीस यहाँ इस्टेब्लिश करनी है, यही लक्ष्य है। और जो फाइन लाइन है, उस फाइन लाइन के बाहर किसी को इजाज़त नहीं होगी, कानून अपना काम करेगा। अगर एक तरफ एफटीज यानी फॉरेन टेररिस्ट बढ़े हैं, दूसरी तरफ एफटीज यानी फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़े हैं। और इस साल जम्मू कश्मीर का कोई एक रिकॉर्ड है जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने भी कोट किया है। देखिए, गत वर्ष 1,88,00,000 टूरिस्ट आए थे, जो अनप्रेसिडेंटेड था। अभी मैं 1,88,00,000 हाँ, 3 दिन पहले मैं चरारे शरीफ गया था जी। प्रॉब्ली इट वाज ट्यूसडे। तो उस दिन टूरिज्म सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि 1,27,00,000 टूरिस्ट अभी तक आ चुके हैं। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी 7 ही महीने, 3, 6 एक साथ। तो ये आंकड़ा 2-2.25 करोड़ से ज्यादा आने वाला है। फॉरेन टूरिस्ट भी पहले यहाँ बहुत आता था। पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर से जब से ये आतंकवादी घटनाएं हुई, उनकी संख्या कम हो गई और अनेक कंट्रीज ने एडवाइजरीज जारी की। G20 का जो हमारे यहाँ आयोजन हुआ, वो समझिए कि वैसे तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की वो बैठक थी, लेकिन उसकी चर्चा देश दुनिया में ज्यादा हो गई, मेन मीटिंग से ज्यादा हो गई। और मैं मानता हूं कि पहली बार कोई इंटरनेशनल इवेंट यहाँ आयोजित हो रही थी। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा और यहाँ से जो लोग गए, 27 देशों के प्रतिनिधि आए थे। तो यहाँ भी और अपने देश में जाकर के मीडिया को जो बताया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अनेक कंट्रीज अपनी एडवाइजरी वापस लेने वाली है और फॉरेन टूरिस्ट की संख्या अब हमारी बढ़ने वाली है। व्यापार और ट्रेड के क्षेत्र में भी उसका लाभ होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि नमदा आर्ट का रिवाइवल हुआ है और पहली खेप गई है विदेश जी। तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम भी, ये जो हमारी कारपेट है या पश्मीना है, तो अपवर्ड ट्रेंड अब हमारे एक्सपोर्ट का भी शुरू हो गया है। तो इस पर भी काफी ध्यान हम दे रहे हैं। पर G20 को डीरेल करने की कोशिश हुई थी, बहुत कोशिशें हुई। हाँ। लगातार इंटरनेशनल फोरम पर भी कोशिश की जा रही थी। हाँ। उनके जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ की आवाम ने भी तय किया था और हम सब लोगों ने मिलकर के बहुत ही शानदार आयोजन हुआ। और मैं समझता हूँ कि उस आयोजन के बाद अब लगातार आयोजन ही हो रहे हैं। आप देखेंगे कि देश भर के सभी राज्यों के डेयरी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई, सभी राज्यों के चीफ जस्टिसेस और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय जजों की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई। और किसी ने तो मुझे उस दिन कहा, मुहर्रम वाले दिन, जिस दिन 10वां जुलूस था, कि साहब 20 G20 से बड़ा काम ये हो गया। तो इस तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं। पर एक और बात निकल के आती है कि जम्मू और कश्मीर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या समान है। डिलिमिटेशन में कहीं ना कहीं जम्मू का जो कोटा था वो बढ़ा है, वो सब पॉलिटिकली देखा जाए, बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फोकस, क्या अभी भी वो लॉपसाइडेड है सर? बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ जी। मैंने पहले भी कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर ये दो आंखें हैं, मैंने बहुत आने के 3 महीने पहले कहा था, और दोनों पर बराबर ध्यान है। और मैं समझता हूं कि इसमें, हाँ, वो जम्मू के लोगों को थोड़ी तकलीफ रहती है। उनको लगता है कि जो कुछ गड़बड़ उनके साथ 70 साल में हुआ, उसकी भरपाई 2-3 साल में कर दी जाए। मैं समझता हूं वो दृष्टिकोण उचित नहीं है, लेकिन जम्मू विकास के केंद्र बिंदु में है और जम्मू और कश्मीर दोनों पर बराबर ध्यान है।
अब कटरा नई दिल्ली एक्सप्रेसवे वहीं से बन रही है जी। इतना बड़ा, ढेर सारी टनल्स वहां बन रही है। स्मार्ट सिटी का काम जम्मू में भी ढेर सारा हो रहा है, और जम्मू तो देश का अकेला शहर है जहाँ एम्स भी है, IIT भी है, IIM भी है। मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली कहीं नहीं है जी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो 4 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वाला देश का अकेला शहर जम्मू है। तो प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं, वो करके दिखाते भी। पॉलिटिकल कोटास की मैं बात कर रहा था। चुनाव के वक्त कई सारे समुदायों ने कहा है कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे कश्मीरी पंडित्स के लिए किया है। कुछ सीटें POJK के लिए भी जो खाली रखी जाती थी, तो जो यहाँ पर विस्थापित यहाँ पर हैं POJK से, क्या उनके लिए कोटास होना चाहिए? मुझे लगता है कि बिल पार्लियामेंट में है और यहाँ एक कमीशन बना था जस्टिस शर्मा की, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर अच्छे से विचार किया है भारत सरकार ने, और उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। मैं आश्वस्त हूं कि जो भी समाज वंचित रह गए वो जरूर भारत सरकार उनका ध्यान रखेगी। अंतिम प्रश्न, पिछली बार जब हम मिले थे तो थोड़ा आपका कश्मीरी का मैंने टेस्ट लिया था, तो उसके बाद भी आप भाषा में आगे बढ़े हैं। यहाँ पर क्या शारदा लिपि को वापस जागृत करने की, शुरू करने की कोई कोशिश है? देखिए, शारदा लिपि मुझे लगता है कि कश्मीर की पहचान है, और अभी जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हुई है, तो दुनिया का शारदा पीठ दुनिया भर को दिशा देता रहा है, शैक्षिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि लोग शारदा लिपि सीखें। ये हम किसी पर थोपेंगे नहीं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हम जरूर बनाना चाहते हैं कि इस पर शोध हो, लोग पढ़ें, शोध करें, और दुनिया को यहाँ का जो ज्ञान है वो लोगों को मालूम पड़े। दिल्ली में आपके ट्रांसफ़र की बड़ी अटकलें लग रही हैं कि आपका अगला इनिंग कहीं और होने वाला है। ये कई बार पॉलिटिकल ग्रेपवाइन होता है। मैं भी इस अखबार में और कई इस तरह के ऑनलाइन चैनल्स पर देखता रहता हूं, हर 6 महीने बाद कुछ कुछ खबरें इस तरह की आती हैं। तो जिन लोगों ने मुझे भेजा था, फैसला वही करेंगे मुझे कब जाना है, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है। मैं आया भी था उन लोगों की मर्जी से, जाऊंगा भी उन्हीं लोगों की मर्जी से। एलजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको यह लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं अपने जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहता है। दूसरी सवाल ये है कि देखिए ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2023 संविधान पीठ के फैसले के महज 6 दिन बाद ही 17 मई 2023 की अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई, इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया। ये सही है, ये गलत? अब बताओ, इतना जल्दबाजी क्यों आपको लगे कि अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा है आपने? क्यों ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते।
ये जरूरी क्या थी, ये इमरजेंसी क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय, आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। देखिए 1991 में द पार्लियामेंट ऑल्सो पास द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली and the Council of Ministers. It conferred on the Assembly the power to legislate on all matters in the state list as well as the concurrent list except land, police and public order. Further, in 2018, the Constitution Bench of the Supreme Court has dealt with the issue of the powers of Delhi government. Supreme Court involves the interpretation of Article 239AA of the Constitution, which deals with the governance structure of the national capital. In the ruling, the Constitution Bench held that although Delhi could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still apply to it. Yes, हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। इस कगर में हिंदुस्तान ना जाए, इसलिए हमें चिंता करना जरूरी है। The 2018 ruling said that with the introduction of Article 239AA in the Constitution, Parliament envisaged a representative form of government for Delhi while seeking to provide a directly elected legislative assembly with legislative powers over matters within the state list and the concurrent list barring those exempted. कल हमारा सदन में जब परसों ये चर्चा होते समय हमें जब विरोध करना जरूरी महसूस किया तो हमारे कोई नेता, ज्ञानी नेता यहाँ उठ के कह रहे थे कि हमारे एरुडाइट हम लोग नहीं है, ये कानून नहीं समझते। मानते हैं उन जैसा फ्लैम्बोयेंट लीगल लुमिनरी मैं कम से कम नहीं हूँ, ये बिल्कुल मानता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो भी हमारे पास है। वो ये था कि ये आपने माना कि verdict itself had noted that since there is no central legislation governing the services and the decision making process in Delhi, the power would lie with the elected government. ये आपका तर्क है। आपका दूसरी तर्क ये है, the center has removed the basis and reason on which the judgment was given. The Supreme Court decision on the interpretation of Article 239AA, entry 41 in the absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services seemed to be an acknowledgement of the Supreme Court as the superior authority of Parliament to make laws for national capital. ये आपका तर्क यही है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल आपका तर्क सही है, लेकिन ये भी सही है कि review petition filed by the center in the Supreme Court claimed that Delhi is not a full-fledged state, but only a union territory which is an extension of the union. आपको सुविधा ये मैं बता रहा हूँ। The parliament is Delhi's true legislation. ये भी अपने कहते, true legislation. ये भी अपने कहते। The center has argued, however, the May 11 judgment addresses the contention by acknowledging that though Delhi is not a full entrusted with the power to legislate upon the subject in the state list and concurrent list. आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, हमारा रविशंकर प्रसाद जी वो भी है, आप खुद आप देख लीजिए। द यूनानिमस जजमेंट, मैं एक बड़े मेन स्ट्रीम पेपर से मैं ये उद्धृत करते हैं। द यूनानिमस जजमेंट हेल्ड दैट दो दिल्ली इज नॉट ए स्टेट अंडर द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, it is conferred with power to legislate upon subject to give effect to the aspiration of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of the NCTD. Joining us now is Union Minister Shri Rajiv Chandrasekhar. Rajiv ji, namaste and Jai Hind, and it's a historic day for you and for a lot of people who've been eagerly waiting for the DPDP bill. Your first thoughts, sir? It's been tabled in Parliament. No, I'm obviously, along with my colleagues in the ministry and indeed all of those who were participating in so many different rounds of consultations
on the bill. I'm very happy that the cabinet has approved the bill and it is now introduced in Parliament. And I hope that we can see some good positive debating and discussions around this bill that has been developed after a lot of consultation and a lot of thinking, and is certainly, in my humble opinion, a future-ready piece of legislation, legislation that effectively protects the rights of Indian citizens and will put a brake to the exploitation and misuse of personal data that many platforms on the Indian internet today currently undertake. So I think it is something that we can all look forward to as being a very positive step for the orderly expansion of our digital economy and the protection of the rights of every Indian who is on the internet today and who is using the internet for business or pleasure. There is walking the tightrope, then there is walking the tightrope without a balance pole, and then there is walking the tightrope on your toes without a balance pole. Somewhere this is what the DPDP bill does it endeavor to do. On the one hand, you're saying you want to protect the privacy and the interest of the digital Nagrik. Then you have the challenge of encouraging business, so ease of doing business, plus the larger challenge of governance and protection, data protection and security. So three difficult tasks. You think this bill has achieved that, sir? No, I said this, I think, when we were doing the consultation and we had finalized the draft bill. I think this bill achieves what is seemingly, three very contradictory goals, but achieves all three of them in my opinion, in a very elegant, transparent and effective manner. One is, of course, to unambiguously protect the rights of digital Nagriks. The second is to do so without creating a cumbersome compliance burden for our startups and the innovation economy that is galloping and growing at a fast rate. So therefore, we certainly don't want to impede or slow down the expansion of our innovation economy. And the third is, of course, to create these exceptional cases and circumstances under which the government has the ability to lawfully use the personal data in cases of law and order, national security, emergencies like earthquakes and pandemics in a very transparent, laid out procedural manner. So I think all three of these objectives and goals, as befits one of the largest tech nations in the world, befits one of the largest connected democracies in the world, I think the Digital Personal Data Protection Bill achieves. And this has been achieved through the contribution of many hundreds and thousands of people who have participated in these deep, meaningful consultations that the government undertakes before these types of legislations are finalized. But Rajivji, concerns remain when you say you want to encourage data privacy, but encrypted platforms then get misused. Just the other day, we've unearthed a story where the NCB itself has made a huge bust in the darknet, and it was platforms like Telegram, etc., that were being used, encrypted platforms to engage with entities who are operating in the darknet. So how do you draw the line? How do you draw the Lakshman Rekha? How do you ensure privacy but protect national interest? No, so Anand, so we make it very clear that this is, as the Supreme Court has made it very clear, that this is a fundamental right, it's not an absolute right. And as you know, all fundamental rights have reasonable restrictions. And the reasonable restrictions here have been very well drafted to mean emergent situations like earthquakes, pandemics, law and order, national security, and or where a particular legislation requires a citizen to volunteer data. So it is very clear, it is very concise. There is no case of the government having any unfettered powers, nor is there a case of the government having a separate threshold of accountability in terms of storage of data vis-a-vis the private sector, as was alluded to today in the morning when the bill was being introduced by some members of the opposition. And so I encourage every member, including citizens at large, for whom this bill is really
being drafted and enacted, that they should read this bill. It's a very, very simple legislation that does not require a law degree to understand or a lawyer to translate. It is a law that will read very well even for a normal citizen who is concerned about what his or her personal data is going to look like when he or she uses a platform or volunteers his or her data to a platform to avail of a service or a product. Well, I was about to come to that, Rajiv ji. ये bill पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. The last one ran into nearly 100 pages, had many chapters. So how simple or how easy is this one? No, this is an extremely simple piece of legislation, and I think in a lot of ways we are setting the standard on the bar. The Prime Minister is very determined to achieve $1 trillion digital economy. He is very determined to continue the expansion of innovation driven by our young Indians, and he is also determined at the same time to create an overarching framework of laws and legislation that enable this growth, enable this innovation, and make it easy for even the citizens who are the direct beneficiaries of this legislation in terms of their right, their personal data being protected, for them to be able to read and understand without having to have highly qualified lawyers interpret the law for them. I can certainly tell you that even for somebody like me who's a non-lawyer, this law and this bill makes a very simple reading, and I have circulated this legislation during consultation to many young students of law, many young students in colleges that are not lawyers, and all of them have responded very beautifully to the simple language and the very clear outcomes that the law attempts to build in its formulation and in its architecture. Rajiv ji, 2-3 aspects we'll specifically focus on. One is for consent, because a lot of apps do not launch or do not apply, cannot be accessed till the time you give them consent, blanket consent. So you have to agree to all terms and conditions. You cannot selectively agree to some, and then, because they say then the app will not function. And then that too for how long? So is there a limit to rights that they will hold on data, information? Platforms that feed on pictures, posts, etc. So do they hold perennial rights? Does this bill actually address that issue? Yes, the bill, Anand, is built around 5 or 6 basic fundamental principles. One of that is data minimization, which is that a platform can't go hunting for data from an individual. They can only seek the data that is absolutely required, the basic minimum required to deliver the service. So if I'm ordering some food on a food app, certainly the app has no business asking me for anything other than my address and my credit card details, who my father is, who my uncle is, my blood group, etc. Certainly beyond the scope. So data minimization. Purpose limitation is the second principle, which is that the data that you take from a citizen can only be used for the purpose that you have got the consent for. So there cannot be any misuse of the data, there cannot be any use of the data for something other than what the citizen has consented to. Then there is the whole issue of storage limitation, that the data cannot be kept by the platform and then used and misused again beyond the duration that it is required to be kept for delivering the service. So there are these broad principles that create fetters around every company that deals with Indian citizens' personal data, and I think it brings a lot of discipline, puts a brake on the whole phenomenon of misuse, puts a brake on the whole phenomenon of exploitation of personal data almost irreversibly and irrevocably when this bill is enacted. One of the concerns was redressal, and also the guilty party, the aspect of criminality. So is there going to be a criminal aspect to it, or is there just going to be a punitive financial angle to it? What's been decided? The formulation in this bill is that there should be punitive financial penalties that are so big and so significant that it causes big incentives, deep incentives for the platforms to behave themselves and to comply with law. Just to give you an example,
If a platform today has 10,000 people on the platform and breaches 10,000 pieces of personal data belonging to 10,000 people, technically, theoretically, under the law, the Data Protection Board could levy a penalty of 10,000 times 250 crores. That is, as you would imagine, it's a lot of money, and it's certainly something that will make platforms behave themselves very well, because the whole idea of the penalties is that it is not a small slap on the wrist, it's a significant punitive way to dissuade them from ever having to breach this law or violate the obligations they have to any Indian citizen with whom they are dealing with, whose personal data they are dealing with. Rajiv ji, where will the redressal happen? Is there going to be a separate board? What will be the contours of this board? Yes, who will there be is sitting going on to this be board? the bill. And the will bill it be has autonomous, proposed, constitutional, yeah, or under the court? The bill envisages the Data Protection Board, and it has been very carefully designed as an independent board, independent from the government, and where every decision of the Data Protection Board, every adjudication of every data breach can be appealed to a tribunal, the TDSAT, which in turn can be then appealed to the High Courts. So there will be multiple levels of oversight on the performance and the efficacy and the transparency that is required in the functioning of the Data Protection Board. The Data Protection Board will be independent of the government. It will have people of capability and capacity to deal with these kind of breaches and these kind of adjudications and disputes between those who are victims of the breach and the breach creator. And there is multiple levels of oversight about the Data Protection Board that should give confidence that the institution of the Data Protection Board over time will develop into a mature and accountable institution that is accountable for the stakeholders of the data economy at large. One more question is about children. Data of children, images of children, and also data that children could be exposed to. Is there something that was going to govern all these aspects, including child pornography? Oh, absolutely. I mean, obviously, child pornography is not the subject matter of this bill. This bill relates to personal data. And we have made it very clear that all platforms have to seek parental consent before they can get personal data of children below the age of 18. The age gating, that's the phrase for this, is 18 in this legislation. But we have created a framework of incentives. That is, if a platform demonstrates that it is an extremely safe place for children, and based on criteria that the NCPCR and other bodies will help the Government of India frame, then there is a possibility down the road over the next few years that certain platforms can have the age based on their demonstration that they are a very, very safe zone for children and children personal data, and they can effectively, they demonstrated a track record of handling personal data of children with utmost responsibility and safety and care, that the age of consent could be notified for those special cases as a different age. But as a basic construct, below the age of 18, any personal data that is sought by any platform needs parental consent, and that is built into this law. Is the aspect of data sovereignty also addressed? How much of India's data or national data is going to be protected? Because this is all Indian citizens. And will the government have access to this data? The whole concept of the processing of that data outside of India is built on the premise that data will be allowed to be processed in any geography where the Digital Personal Data Protection Bill will be applicable, its jurisdiction will apply, and the rights of the Indian citizens derived from the DPDP will be applicable. So we have not created a whitelist. As a matter of fact, the whole premise and the construct is that as we go down the road and see that there are certain geographies and countries that do not align themselves or harmonize themselves with the
DPDP provisions and the rights for the Indian citizens, we will start creating a blacklist of countries where the data protection bill does not apply, and therefore data processing and of personal data will not be permitted. So that is the basic premise. And the broader issue of data sovereignty, Anand, as I have discussed with you earlier, will be dealt with under the Digital India Act, because the data sovereignty deals with personal data and non-personal data, and that is something that is being actively discussed in the context of the Digital India Act. So when are we going to see the Digital India Act? One part of the last question, the other part is how much of unbridled access is the government allowed in the DPDP, Anand, or are there some are there some blocks there too, and restrictions on the government? Digital personal data protection. No, sorry, Anand, I'm sorry. There's a crosstalk, but the Digital Personal Data Protection Bill is a comprehensive legislation that deals with all of the rights of Indian citizens vis-a-vis their personal data and all of the corresponding obligations of any platform, any data fiduciary company that deals with Indian citizens and deals with the personal data of Indian citizens. So this is a comprehensive legislation, and any other legislation that comes down the road will deal with other aspects of data, including non-personal data, anonymized data, data standards, etc., etc. But insofar as the personal data of Indian citizens is concerned, insofar as protecting the personal data of Indian citizens is concerned, this bill is a comprehensive, future-ready legislation that will certainly will transform and create deep behavioral changes amongst the companies and platforms that deal with Indian citizens' personal data. The government access unbridled, or are there limitations to that and conditions to that too? No, they're very restricted. There are two issues that have been raised in Parliament today. Both of them, regrettably, are mischaracterizations and wrong. One is that the government has a different threshold of liability in the event of a breach. That is incorrect. But insofar as this being a fundamental right and there are restrictions to the fundamental right, the government has, in the event of law and order, national security restrictions, national security conditions, the ability and the lawful right to access personal data. Emergencies like earthquakes and pandemics, where certainly government cannot be going around looking for a consent from a citizen before it uses the personal data, blood group, etc., etc. Those are also exemptions that have been given to the government. These are very reasonable. These are absolutely consistent with what most governments seek around the world in this overall ecosystem. And again, the characterization that it is unbridled, it is unfettered, is respectfully, wrong. Rajiv Chandrasekharji, thank you very much, and congratulations on getting the DPDP bill into fruition and into Parliament. Whether or not it gets the nod of the House we'll have to wait and watch. But thank you for your time, and thank you for explaining the contours of the DPDP bill. Thank you, sir. Good evening, this is Brass Tacks. I'm Zakir Jacob. The Allahabad High Court has granted permission to the Archaeological Survey of India to go ahead with the survey of the Gyanvapi complex in Varanasi. The court had earlier also said that the survey should not excavate or cause any damage to the property in any form or fashion. The Muslim side, in a desperate bid, has rushed to the Supreme Court, which has now listed the matter for hearing tomorrow. The basic question that's being asked is, why block a survey? Why block a mapping exercise to find out how old this structure is and whether it was built on the remains of a temple? What other way, what other scientific way is there to settle this issue once and for all? And